Hello, dear students. A very good evening to all of you. And I am really happy to hear the such kind of compliments from your side. आज टीचर्स डे है तो आज बहुत अच्छा लगा जो बच्चों के साथ सुबह से मैं इंटरेक्शन में यूं लगातार और मैं उम्मीद करता हूं मैं ऊपर वाले से सच्चे मन से दुआ करता हूं मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ और आप लोग एंजॉय करो। आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। ये पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, आप ये ऑनलाइन सपोर्ट आप जितना ज्यादा ले सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सपोर्ट लीजिएगा। करियर पॉइंट परिवार आपके साथ है। यूट्यूब करियर पॉइंट नीट जो यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव फ्रेंड सर्किल से आपके जो ग्रुप्स बने हैं आप उनमें इसको आगे भी चैनलाइज कीजिएगा, आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा सो दैट इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन वो भी इस चीज का एक एडवांटेज ले सकें। आप जानते हो बेटा करियर पॉइंट परिवार हमेशा साथ में रहता है। इस सिचुएशन के अंदर स्पेशली आपके साथ खड़ा है, हर समय आपके लिए हर एक्टिविटी के लिए आपके साथ करने को तैयार है और हम लोग आपसे जुड़े भी रहेंगे हमेशा के लिए। और जैसे कि अभी जब अपन कोचिंग क्लासेस अपनी ऑफलाइन मोड पे आएंगी तो अपन रेगुलर क्लासेस भी होंगी ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो भी चलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत वेलकम, एक हार्टिएस्ट वेलकम करते हैं हम। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछली क्लास में जो 2 लेक्चर जो हमने ऑलरेडी जो 2 क्लास हो चुकी हैं वो शायद आप लोगों को याद हो गए होंगे अच्छी तरीके से, है ना। जब अपन चैप्टर के एंडिंग में जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे तो आपकी क्वेरीज वहां पे सुनी जाएंगी, है ना। प्रॉपर एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान देते हुए अपन प्रॉपरली पर्सनलाइज केयरिंग के साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीशन दिस यूनिट एनिमल टिश्यूज। ओके, तो रिवीजन करना ना भूलिएगा क्योंकि आप जानते हो बेटा रिवीजन बहुत बड़ा पार्ट होता है। साइंस का मतलब ही रिवीजन होता है। जितना आप रिवीजन करोगे, एक बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, आपको नई नई चीजें नजर आएंगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स आपको नजर आएंगे, है ना, जो आप अपनी क्वेरीज में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने एंजॉय के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको अपनी जो लर्निंग एक्टिविटी है वो बेटा मेंटेन करनी है। आप जैसा कि आप जानते हो कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। आप जानते हैं ग्रेट एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको ये चीजों की आवश्यकता होगी, है ना। यानी आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपके अंदर नॉलेज चाहिए, आपके अंदर एक प्रॉपरली जो हार्डवर्किंग जो होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्किंग की जो आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चा, जो बच्चे ने साइंस लिया वो डेफिनेटली वो हार्डवर्किंग करेगा ही करेगा, वो अपने ऊपर विश्वास रखेगा, एक सेल्फ बिलीव और एक कमिटेड ये कमिटमेंट अपना प्रॉपरली, है ना, सेल्फ बिलीव और एक कमिटमेंट के साथ अगर डेडिकेटेड होके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। एक आप अपना एक बहुत अच्छा एक करियर डेवलप करोगे, है ना। साइंस स्ट्रीम में करियर की कमी नहीं, बहुत अच्छे से अच्छा आप करियर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें एक लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, है ना। लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना, ये चलती रहती है, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, है ना, ये चलती रहती है। इसलिए आप अपना प्रॉपर रिवीजन है बच्चों वो बनाए रखिएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने 2 लेक्चर हैं उनमें से मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूं कि लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज, क्या होते हैं टिश्यूज, एंड वी आल्सो हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एज वेल एज न्यूरल टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यूज के बारे में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ था। उसके बाद में हमने एपिथेलियल टिश्यू को भी पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम फॉलोड बाय द कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम के भी हमने टाइप जो पढ़े हुए थे, बताए थे 4 तरह के टाइप, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कोवर्डल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम एंड सिंपल सीरेटेड एपिथेलियम। और वही हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो अभी रनिंग में चल रहा है। सिंपल एपिथेलियम के अंदर हमने 2 प्रकार के टिश्यू को भी पढ़ रखा है। सिंपल स्क्वैमस आल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस लेक्चर, और सिंपल कोवर्डल एपिथेलियम को भी हमने फिनिश कर दिया है। तो एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। क्लियर? तो बच्चों आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे आपको इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है आपको यहां से मिलेगा, जो डायरेक्टली नीट में भी क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं ना। मैं आपको ये वाला एक एनसीईआरटी वाला जो पैटर्न है इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके ये इंटरेक्ट करूंगा मैं आगे वाले चैप्टर के साथ में,
सो दैट आपकी जो भी क्वेरीज अगर आगे जैसे बनती हैं, जैसे वी टॉक अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी, और आगे जब 12th वाला जो सेक्शन जो आता है उसमें कुछ टिश्यूज के नाम आते हैं, कोई पर्टिकुलर पार्ट के नाम आते हैं कि दिस पार्ट, ये जो पार्ट है इसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आज के सेशन से वो वाली आपकी क्वेरीज है, यानी आगे का जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्रॉपरली क्लियर होगा। क्लियर बच्चों? तो नाउ वी स्टार्ट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, इससे पहले हमने सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल का मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू एनालिसिस अपन कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स एंड दीज सेल्स लेयर रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक प्रकार की नॉन सेलुलर लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द, इस तरीके का एक टिश्यू आपने पढ़ा था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर का बना होता है ना, एंड जो ऊपर की जो सरफेस होती है फ्री होती है, लेकिन उस सरफेस पे माइक्रोबलाई भी पाए जा सकते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो बच्चों उसको अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो मैंने आपको बताया था सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जो था, एक तो उसकी साइट हमने डिस्कस की थी गैमेट्स के अंदर, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर ओवरी एंड टेस्टिस में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, है ना, गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए इन मेल एंड फीमेल जर्मिनल एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड जर्मिनल एपिथेलियम इज अ टाइप, इज वन ऑफ मॉडिफिकेशन दैट बिलोंग टू द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? अगर यहां पे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर अगर माइक्रोबलाई अगर आ जाते हैं, अगर माइक्रोबलाई वाला पार्ट अगर आ गया, तो फिर वो जो एपिथेलियम होगी दैट प्रेजेंट इन द tubules part of the nephron, especially in the PCT part, proximal cannulated tubule, it is also known as, also present at the DCT part, है ना। तो proximal जो cannulated tubule होता है, it is the main part of the nephron, starting initial proximal part of the nephron, है ना, जिसके अंदर 70-80% जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होता है वो गेट रीअब्सॉर्ब बैक, वापस ब्लड में आ जाता है, तो उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू is responsible for the reabsorption of useful substances from the tubules part of the nephron? कौन सा आएगा बेटा उसमें? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, सिंपल कॉलमनार, नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या आएगा? ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे थे। एक क्यूबोइडल एपिथेलियम हमारी थायराइड जो ग्लैंड होते हैं बेटा यहां पर भी पाया जाता है ना, और वहां पर जो ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वहां से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता है, और थायरॉक्सिन एक प्रकार की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाला एक हार्मोन होता है, बहुत जरूरी हार्मोन होता है, यानी मेटाबॉलिक रेट इज एब्सोल्युटली डिपेंडिंग अपॉन द थायरॉक्सिन एक्टिविटी, यानी इसका होना बहुत जरूरी होगा, तभी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, प्रॉपर्ली हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो अकम्प्लिश्ड होती है। इज दैट क्लियर? नाउ स्टार्ट सिंपल कॉलमनार। अब बेटा जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, आपको डायग्राम से पता लग रहा होगा यहाँ पे, दिस इज द सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जो कितना बढ़िया बनाया हुआ है ना, कितना अच्छा डायग्राम दिख रहा है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। यानी ये जो सेल्स, ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, भाई सबसे पहले तो अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे, जो बेस होता है भाई बेस तो होता ही है ना। सिंपल टिश्यू जो सिंपल एपिथेलियम है बिना बेस की तो रह नहीं पाएगा, बेस तो इसके लिए बहुत जरूरी है। अब इस बेस के ऊपर बच्चों, इस बेस के ऊपर ये सेल्स का पैटर्न होता है, यानी ये इलोंगेटेड सेल, देखो आपको यहां पे दिख रही है इलोंगेटेड सेल्स है, लंबी सेल्स है ना, उसी तरीके से बच्चों देखो ये इलोंगेटेड सेल्स ऐसे हो जाती हैं, इस तरीके से यहां पे ये सेल्स का पैटर्न हो गया, यानी टॉल सेल्स और इलोंगेटेड सेल्स रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, inner surface directly attached with the basement membrane, whereas lower surface is directly attached with the basement membrane, whereas upper surface is completely free। अपर जो सरफेस है बेटा वो पूरी तरीके से फ्री है जी, और इनके अंदर एक ओवल शेप लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, क्यूबिकल सेल्स में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और बच्चों यहां पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है, and this is known as the simple columnar epithelial tissue। बच्चों समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, है ना। तो ये कौन सी सेल्स होगी? these cells are called columnar cells। क्लियर?
इनको बच्चों हम कॉलमनार सेल्स के नाम से जानते हैं। एंड दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, और ये बच्चों जो सेल्स है यहाँ पे टॉल सेल्स है ना, इलोंगेटेड सेल्स इनको बोलेंगे इलोंगेटेड सेल्स, याद रखिए बेटा ना। एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये कहां पर पाया जाता है? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड अदर सम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। हमारे कुछ इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी इनर साइड पे भी पाया जाता है। और बेसिकली अपन एनसीईआरटी लेवल यानी एक 11th या नीट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो आपको दो साइड बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इट इज प्रेजेंट एट द इंटेस्टाइन एंड स्टमक, यानी अपन बोल सकते हैं जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसमें भी जो मेनली जो माना जाएगा वो कहां पे बच्चों माना जाएगा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फुली डेवलप होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये फुली डेवलप नहीं होता बच्चों, है ना। और एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे, ये जो पिलर लाइक सेल्स हो गई, पिलर एक खंबा नुमा आकृति है ना, बड़ी लंबी साइज की जो सेल्स हो जाती हैं, है ना। एंटीरियर एंड इनका फ्री होता है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। ब्रॉडर देन द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो पार्ट है वो नैरो होता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, थोड़ा सा नैरो आ जाता है यहाँ पर। क्लियर? न्यूक्लियस ओवल शेप में आ गया और ये सेंट्रल में ना होके ये नीचे की तरफ होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन बोलते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इन सेल्स के अंदर ये यहां पे ये जो टिश्यू माना जाता है, तो बच्चों इस टिश्यू के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी होती हैं, है ना। जैसे दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो मे हैव अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। इस तरह की बच्चों यहाँ पे ये स्पेसिफिक कुछ सेल होती हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड की कैटेगरी में आती हैं ये, और यहाँ पे ये सब्सटेंस होता है जिसको अपन म्यूकस बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ सेल, ये जो सेल होती है इन्हीं के अंदर पेनिट्रेट होती है। और बच्चों इसी प्रकार की सेल्स को अपन किस नाम से जानते हैं? दिस सेल इज नोन एज म्यूकस सेल्स या म्यूकोसाइट्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, या अपन इनको एक और नाम से जानते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, यानी गोबलेट सेल्स। हमारी स्टमक में पाई जाती है बेटा म्यूकस को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, गोबलेट सेल्स, है ना। याद रखिए म्यूकोसाइट्स या जिनको अपन बोलेंगे गोबलेट सेल्स। तो बेटा जो लेयर जो होती है यहाँ पर, ये जो इलोंगेटेड सेल्स की लेयर है, इन्हीं में जो सेल्स पेनिट्रेट होती हैं। अब इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इसका जो नाम है तो कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार, लेकिन अब इसका एक और नाम अपन देंगे यहाँ पर म्यूकोसल एपिथेलियम, म्यूकोसल एपिथेलियम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, म्यूकोसल एपिथेलियम, है ना। तो म्यूकोसल जो एपिथेलियम यहां पे है, यानी इट इज प्रेजेंट एट द, और म्यूकोसल एपिथेलियम की जो साइट होती है, यानी इसकी जब अपन साइट की बात करेंगे तो याद रखिए बच्चों यहां पर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो आपने जैसे 10th में पढ़ी होगी कि हमारी जो जीआई ट्रैक्ट होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसकी बेटा इनर साइड से आउटर साइड में 4 डिस्टिंक्ट लेयर पाई जाती हैं। फटाफट नाम बताइए कौन कौन सी लेयर होती हैं? इनर मोस्ट म्यूकोसा, उसके बाद में सबम्यूकोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, और सबसे लास्ट में बेटा सिरोसा। 4 प्रकार की लेयर होती है। इनको अपन प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली इनको एक्सप्लेन करेंगे। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यू, है ना। नॉट हम उसका कोई प्रॉपर्ली अपन एक्सप्लेनेशन जीआई ट्रैक्ट को नहीं पढ़ रहे, इंटेस्टाइन को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेंगे, बट हमें केवल उसको टिश्यू वाले पार्ट को शॉर्ट आउट करना होगा। तो हमारी जो स्टमक और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है बेटा, इनकी जो कौन सी लेयर? म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर। तो म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। और ये जो म्यूकोसल एपिथेलियम होते हैं बेटा, ये म्यूकोसल एपिथेलियम, ये जो है इसका पूरा नाम अगर अपन लिखेंगे तो ब्रश बॉर्डर्ड कोवॉइडल म्यूकोसल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड यानी इसके ऊपर माइक्रोब्लाई पाए जाएंगे। डायग्राम को फिर आप देखिएगा एक बार, इस तरीके से बेटा माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं, जो कि इसके एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, इसको बच्चों प्रमोट करेंगे। ये माइक्रोब्लाई प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस ऑफ दीज एलोंगेटेड सेल्स
bearing the microvilli, and microvilli increase surface area necessary for the absorption of nutrients. Is that clear? यानी जैसे हमने खाना खाया, खाना हमारा डाइजेस्ट हुआ इंटेस्टाइन के अंदर, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एज यू नो दैट प्रॉपरली, है ना। क्लियरली आप जानते हैं कि हमारे फूड कंपोनेंट्स का जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना। नो डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी डाइजेशन accomplished in the small intestine only. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत हमारी ओरल कैविटी से होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड इन दिस डाइजेस्टिव प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स स्प्लिट और ब्रेकिंग इनटू द सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म्स। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में हमारी फूड मटेरियल कन्वर्ट हो जाती है, जो आसानी से फिर एब्जॉर्ब हो जाए। एंड दीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दीज स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स गेट डायरेक्टली रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। तो म्यूकोसल एपिथेलियम का अपन क्या लिखेंगे, साइड एक क्वेश्चन बन गया कि हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ए। उसको अपन ए के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ए, है ना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ बी। फाइंड द करेक्ट लेवलिंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी की करेक्ट लेवलिंग को फाइंड आउट करो। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि ए में कौन सा, म्यूकोसल एपिथेलियम, टिश्यू का नाम पूछा है, और बी में किसके लिए, एब्जॉर्प्शन, यानी किसको, किसके एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, और ये हमारे म्यूकोसा में यानी म्यूकोसल एपिथेलियम होता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो म्यूकोसा होती है उसमें एक टिश्यू पाया जाता है बच्चों, उस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, या सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, या बच्चों उसको अपन बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा। उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, राइट, है ना। उसे बच्चों अपन ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूकोसल एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम जो कि एक प्रकार का सिंपल एपिथेलियल का टाइप है, इसे हम म्यूकोसल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को एल्वियोलर एपिथेलियम भी कहा, उसे एंडोथेलियम भी कहा, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे इसको अपन क्यूबोइडल, ये जो सिंपल कॉलमनार जो एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम जो है, इस ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम को अपन म्यूकोसल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पार्ट हमारा यहां पे कंप्लीट हुआ, आप अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सिलेटेड एपिथेलियम। ये हमने कॉलमनार को पढ़ लिया, तीन प्रकार के हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गए। फर्स्ट वन वाज सिंपल स्क्वेमस, सेकंड क्या था, सिंपल क्यूबोइडल, थर्ड क्या था, सिंपल कॉलमनार। नाउ वी टॉक अबाउट द सिलेटेड एपिथेलियम यानी सिंपल सिलेटेड, फोर्थ नंबर का जो टिश्यू है। तो सिंपल सिलेटेड बेटा यहां पर देखो क्लियर हो रहा है यहां पर कि सिलेटेड का मतलब होता है कि सेल्स के ऊपर सीलिया पाई जाती है, यानी सेल्स बियरिंग द सीलिया, अपर सरफेस ऑफ द सेल बियरिंग द सीलिया, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जो कि एक वन वे डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। सिलेटेड मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द सिलियरी मूवमेंट, या जिसको अपन सिलेटेड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, विच ऑलवेज अकर्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ सिलिया दैट प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये जो सिलिया जैसे पाए जाते हैं सेल्स वही होंगी, है ना, यानी अपन बोलेंगे ये जो सिलेटेड एपिथेलियम दो प्रकार का हो गया भाई, सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम और कॉलमनार, पहले तो आप कॉलमनार, ये कॉलमनार एपिथेलियम है, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन कॉलमनार सेल्स बना लें। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने बना दी, है ना, और बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में हमने दूसरा क्या बनाया, ये सेल्स बनाई, कॉलमनार सेल्स हमने बना दी,
क्लियर। और बच्चों ये जो कॉलमनार जो सेल्स हैं, न्यूक्लियस, इसका नाम तो भी कॉलमनार एपिथेलियम है, लेकिन सिलेटेड कॉलमनार कब बोलेंगे, तब इस पे बच्चों अपर सरफेस पे ये सीलिया पाए जाते हैं, रिदमिक मोशन करती हैं इन यूनिडायरेक्शनल वे, एक डायरेक्शन में, जैसे इस तरीके से एक डायरेक्शन में ये सब्सटेंस को बेटा फ्लो करवाती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। दिस इज नोन एज द सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर सेल्स हमारी क्यूबिकल सेल्स होती, इस तरीके से अगर सेल्स होती क्यूबिकल सेल्स, तो उस पर सिलिया, इसका नाम क्या हो जाता, सीलेटेड एपिथेलियम का दूसरा टाइप, यानी सीलेटेड कुबोइडल एपिथेलियम। एंड फर्स्ट जो मैंने यहां पे बनाई है, दिस इज द सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो बच्चों सीलेटेड एपिथेलियम का मतलब हुआ कि इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू which consisting by the single layer of cell, and this layer rests upon the basement membrane. Lower surface of the cell directly attached with the basement membrane, whereas upper surface of the cell bearing the cilia, है ना, bearing the cilia या having the cilia. So this is known as the ciliated epithelium, and cilia involved in the transportation of substances unidirectionally. वन वे फ्लो, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो, जैसे हमारी ट्रेकिया में भी होता है ना। तो ट्रेकिया में जैसे हमारे अंदर अगर कोई जैसे म्यूकस अगर जा रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, तो फिर क्या हुआ, ट्रेकिया का जो सिलेटेड एपिथेलियम है ये क्या करेगा बेटा, ऊपर की तरफ लाएगा उस म्यूकस को, फेरिंग्स की तरफ लाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर वो बाहर निकल जाएगा, यानी वो लंग्स में नहीं जा पाएगा, यानी लंग्स को प्रोटेक्ट कर दीजिए। या मान लो डस्ट पार्टिकल अगर जा रहे हैं, हम कितनी भी डस्ट में जाए, लेकिन वो डस्ट हमारे लंग्स में नहीं जा पाती, क्यों, क्योंकि वो आगे जाके ट्रैप हो जाती है, मतलब यहां तक जाएगी, उसके बाद में फिर ये ट्रैप हो गया, आगे ऊपर की तरफ ये बढ़ेगी फिर डस्ट पार्टिकल, क्योंकि वहां पे सिलियरी मूवमेंट होता है बेटा, ठीक है ना, याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब अपन इसमें पढ़े आगे, इट इज फाउंड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ट्रैकिया का जो अपर जो पार्ट होता है बेटा, यहां पर ये पाई जाती है। फेलोपियन ट्यूब ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना, वर्टिब्रेट जैसे इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल है उनके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जिसको अपन रिप्रोडक्टिव ट्यूब के नाम से जानते हैं, इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ये भी आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, है ना, इसके डिटेल 12th में आती है। फेलोपियन ट्यूब इट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको अपन ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर बच्चों जो टिश्यू पाया जाता है, वहां भी एक सिलेटेड एपिथेलियम होता है, क्योंकि ओवम के ट्रांसपोर्टेशन को ये प्रमोट करता है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जो ओवम जब ओवरी से रिलीज होता है एग, देन इट इज कैप्चर्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द फर्टिलाइजिंग साइट विद इन द फेलोपियन ट्यूब। वहां पर एक एम्पुलाई जगह होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, वहां पर ये फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फीमेल गैमेट वहां पे पहुंचेगा, जिसकी वजह से फिर मेल गैमेट के साथ एसोसिएट होकर वो जायगोट का फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेल्स, द सेल्स आर टॉल पिलर लाइक विद एंटीरियर फ्री, ये अपन क्योंकि कॉलमनार की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसलिए इलोंगेटेड सेल्स यहां पे वर्ड यूज किया जा रहा है। रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, नैरो एंड, यानी नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, डायग्राम में बनी हुई नहीं है, लेकिन ये चीज अंडरस्टूड है ना, ये याद रखिएगा भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिना तो है ही नहीं ये पूरी क्या है, बेसमेंट, एक नॉन सेलुलर जो मेम्ब्रेन थी ना वो है जी। क्लियर? वही बेसिक कॉन्सेप्ट, ओवल शेप जानते हो, ये सब चीज अभी मैंने आपको डिस्क्राइब की थी। फंक्शन की अपन बात करेंगे यहाँ पे। सीलिया आर कैपेबल फॉर वाइब्रेटरी मूवमेंट, एक रिदमिक मूवमेंट, वाइब्रेशन जैसा होता है यहाँ पर, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे की तरफ जो पार्टिकल्स होती हैं, विच आर एबल टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस, एंड सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ नॉन मोटाइल ओवम। अभी मैंने आपको बताया था इन द फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो नॉन मोटाइल, भाई फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट तो मोटेलिटी होती है, बट फीमेल गैमेट्स के अंदर बच्चों मोटेलिटी नहीं होती, तो इसलिए वहां पर ओवम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी फीमेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सिलेटेड मूवमेंट का, सिलरी मूवमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो अपन बोलेंगे सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की साइड क्या मानेंगे, विद इन द फेलोपियन ट्यूब। फंक्शन क्या मानेंगे, इट हेल्प इन द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, ओवम और एग्स, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होगा।
ठीक है बेटा, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। अब एक यहां पे मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब that involve in the movement or transportation of female gamete ovum is called, उसे किस नाम से जानेंगे? ब्रश बॉर्डर्ड कोवोडल एपिथेलियम फर्स्ट ऑप्शन, ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनार एपिथेलियम सेकंड ऑप्शन, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम थर्ड ऑप्शन, और सीलेटेड कोवोडल एपिथेलियम फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, यानी सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं, आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों आप अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो सिलेरियो मूवमेंट, अब यहां पे मैं साइड यहीं पे मेंशन कर देता हूं, ये आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में यहां पे बताने जा रहा हूं, इसकी बच्चों साइट है ना एंड फंक्शन। साइड में अपन एक तो लिखे बच्चों ट्रैकिया, विंड पाइप, क्या बोलते हैं हम इसको? विंड पाइप, जो हवा जा रही है, एयर जा रही है, पाइप का मतलब नली की तरह, विंड पाइप बोलते हैं इसको, है ना। और हम इसको ट्रैकिया, दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ट्यूब दैट असिस्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एयर जाती है लंग्स की तरफ जाती है, ऑक्सीजन रिच एयर जा रही है, और CO2 रिच एयर एक्सपॉल हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है ना। तो बच्चों इसका जो फंक्शन की अपन बात करेंगे, ट्रैकिया का जो फंक्शन जो माना जाता है वो फंक्शन आप याद रखिएगा। ट्रैकिया जो, यानी ये सिलेटेड एपिथेलियम की साइड कहां पे? ट्रैकिया। और आप क्या लिखेंगे यहां पर? रिमूविंग, यानी इट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स, या अपन बोले बच्चों डस्ट पार्टिकल्स या म्यूकस। कहां पर? टूवर्ड्स फेरिंग्स, फेरिंग्स की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ आ रही है। तो फेरिंग्स की तरफ बच्चों यहां पर ये सिलेटेड मूवमेंट है, वो डस्ट पार्टिकल और म्यूकस को ये आगे करता है, ये जिससे वो लंग्स हमारे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे यहां पर। क्लियर? ओके बेटा, अपन नेक्स्ट अब चलते हैं। यहां पर एक देखो हमने फंक्शन लिखा हुआ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। आगे की स्लाइड में आप देखिएगा, यहां पे मेंशन नहीं है, इसमें मैं आपको और बता देता हूं इसको करके। जैसे यहां पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस बॉक्स में, ये जो बॉक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट एक मैं आपके लिए बॉक्स बना रहा हूं। दो साइड हो गई, पहली हमने क्या पढ़ लिया बेटा? ट्रैकिया, और सेकंड साइड मैंने अभी आपको बताया था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब अब बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब और ट्रैकिया के अंदर किस प्रकार का सिलेटेड एपिथेलियम होता है? कोवोडल सिलेटेड होता है या कॉलमनार सिलेटेड होता है? तो बच्चों कॉलमनार सिलेटेड होता है, जिसे सिलेटेड कॉलमनार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पार्ट, यानी सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम फिनिश हुआ। नाउ वी स्टार्ट कोवोडल सिलेटेड एपिथेलियम। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, दिख रहा है छोटा सा, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानी है इसकी भी। कोवोइडल, क्यूबोइडल का मतलब बच्चों बताओ जल्दी क्या होता है? क्यूब लाइक सेल्स। सीलेटेड यानी हैविंग द सीलिया, एपिथेलियम यानी एक टिश्यू जो अपर सरफेस पे जो आ रहा है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपिथेलियम का मतलब, है ना, एक ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर है तो कोवोडल सेल्स, लेकिन उनके अंदर सीलिया होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सीलेटेड कोवोडल। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इस पेज पे, अच्छी बात है ये स्पेस ज्यादा मिल गया मुझे समझाने के लिए, तो बच्चों इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। एकदम सिंसेरिटी बेटा मेंटेन करो प्रॉपरली, पूरे फोकस के साथ, क्योंकि जब अपन पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, पूरी लगन के साथ, पूरे ऑब्सेशन के साथ। वी हैव टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी इफ यू seriously want to crack this NEET entrance exam with your 12th standard। तो आपको you will have to fully concentrate, fully emphasize towards your preparation। तो इसलिए बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में समझे, ध्यान से समझेंगे। ये हमारा बन गया, क्या है बच्चों? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन,
सेल्स में कौन सी होगी बेटा यहां पर, क्यूबिकल या कोवोइडल सेल्स, क्यूबॉइडल सेल, दिस वन न्यूक्लियस, राइट। और ऊपर यहां पे अपन क्या बनाएंगे, सीलिया, इस तरीके से हो गया बेटा। यानी ये जो पार्ट यहां पर जो स्ट्रक्चर बनी है, सीलिया, और इस प्रकार के मूवमेंट को, सीलिया की वजह से जो बॉडी बेटा मूवमेंट होता है उसको अपन सिलियरी मूवमेंट बोलते हैं। हालांकि अंडर डेवलप मूवमेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर एफिशिएंट डेवलप जो मूवमेंट होता है वो तो हमारा मस्कुलर मूवमेंट होता है, बट हमारे अंदर सिलियरी मूवमेंट भी पाया जाता है ना। यानी सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द ciliary movement. Okay, this is called the cuboidal ciliated epithelium. Is that clear? Cuboidal ciliated epithelium. अब इसकी बेटा साइट ये ऑलरेडी यहां पे मेंशन की हुई है। सर्टेन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, सर्टेन पार्ट्स में क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, पीसीटी एंड डीसीटी, पूरी तरीके से डेवलप होती है। कोवोइडल सिलेटेड एपिथेलियम, फंक्शन क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ द अल्ट्राफिल्ट्रेट। यानी जब आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में 10th में आपने पढ़ा होगा, ये बोमेंस कैप्सूल है ना, ये इसके अंदर बीच में बेटा अंदर की तरफ ग्लोमेरुलस हुआ, यहां से पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो यहां पर ये टिश्यू पाया जाता है, ये याद रखिएगा, यहां पर ये पाया जाता है। अब यहां पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आ गया, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट को बच्चों ये क्या करेगा, यहां पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट यानी ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट पीसीटी में आया हुआ है, यहां से ये रीअब्सॉर्ब कराएगा। reabsorption of useful substances, reabsorption of यूजफुल सब्सटेंसेस, है ना। यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, गैलेक्टोज का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फ्रक्टोज का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, विटामिन्स का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, इनका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी होगा। यानी which of the following tissue is necessary for the reabsorption of useful substances from the ultrafiltrate, that is called कोवोइडल सिलेटेड एपिथेलियम। तो बेटा कोवोइडल सिलेटेड, यहां पर एक तो कोवोइडल सिलेटेड एपिथेलियम, एक और याद रखिएगा, भूल मत जाना बेटा उसको, वो भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। ये तो कोवोइडल सिलेटेड हुआ, उसी तरीके से यहां पे ये ब्रश बॉर्डर्ड कोवोइडल भी होता है, एक ब्रश बॉर्डर्ड कोवोइडल होता है। और ब्रश बॉर्डर्ड कोवोइडल का मतलब, सॉरी बेटा मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया यहां पर, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस है ये नहीं होगा यहां पर, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, है ना। यानी ये तो फंक्शन किसका होता है, तो ब्रश बॉर्डर का होता है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं यहां पे, है ना। इसको आप हटा दीजिएगा, ये तो ब्रश बॉर्डर कोवोइडल का था, हम जो टिश्यू पढ़ रहे हैं वो तो सिलेटेड है ना। तो सिलेटेड में बच्चों फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमें सिलेटेड सीलिया वाला याद रखना है। तो ये जो सिलेटेड होगा ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका बेटा फंक्शन क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट। ट्रांसपोर्ट देखो, यहां से अल्ट्राफिल्ट्रेट है, यहां से बेटा अल्ट्राफिल्ट्रेट किस में आया, इधर आया, लूप ऑफ हेनली में गया, उसके बाद में डीसीटी में गया, और बच्चों डीसीटी से फिर ये कलेक्टिंग जो डक्ट होती है ना, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है, यहां पर ये यूरिन कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी ये ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प कर रहा है। तो कोवोइडल जो सिलेटेड एपिथेलियम का एक ही फंक्शन याद रखिएगा कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट विच इज प्रेजेंट एट द ट्यूबुल्स पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पे
कंप्लीट हुआ। अब मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिएगा हमने यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। मान लो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आ गया, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको फाइंड आउट करना है ना। फर्स्ट ऑप्शन में यहां पे हमारे पास दे रखा है एल्वियोलाई, और इसके आगे दे रखा है सिंपल स्क्वेमस। सेकंड हमारा जो ऑप्शन है यहां पर एंडोथीलियम, उसके आगे दे रखा है स्क्वेमस। तीसरा हमारा ऑप्शन है यहां पर म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और आगे दे रखा है यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड कुवॉइडल एपिथेलियम। और बच्चों फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन, और यहां पे हमें दे रखा है कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमारा ये कंपाउंड एपिथेलियम नहीं, नेफ्रॉन में कंपाउंड एपिथेलियम को आप काट दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एक ऑप्शन को तो सही मानना ही है, यानी इसको तो हमने कट कर दिया यहाँ से बच्चों। और नेफ्रॉन का हमने ये भी एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेफ्रॉन में पीसीटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रश बॉर्डर्ड यानी सिलेटेड कोवॉइडल एपिथेलियम। हमारा बेटा इनकरेक्ट क्या होगा, ये 3 पॉइंट, यानी एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सही है। सेकंड पॉइंट एंडोथेलियम, ये भी स्क्वेमस होता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ब्रश बॉर्डर्ड कोवॉइडल, ये गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे क्यों गलत हुआ है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज वहां पर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार होता है, न कि ब्रश बॉर्डर्ड कोवॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बेटा, ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, ये जो पहले जो हमने जो डिस्कस किया था ये ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार है ना। और इनका जो कंपोजिशन होता है बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार जो होता है जिसको अपन म्यूकोसल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, तो यानी इसका सिक्रीशन प्लस गोबलेट सेल्स का सिक्रीशन, ये जो गोबलेट सेल्स आपको दिख रही हैं, इन गोबलेट सेल्स का सिक्रीशन म्यूकस हुआ, और इनका सिक्रीशन, इनको ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स के नाम से जानते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे इसको अपन, ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स, ये जो जनरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा अल्फा अमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन है ना, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइक दैट है ना। तो बच्चों ये कुछ जो एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं ना, यानी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स का जो सिक्रीशन होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और यहां से आप स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनका नाम लेना पड़ेगा। अभी तो मैंने पेनिक्रियाटिक एंजाइम भी शामिल किए, लेकिन हमें केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स होते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि डाइपेप्टाइडेज हुआ है ना, एक डाइसैकेराइडेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज है ना, जो कि फाइनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यानी एंजाइम्स ऑफ या सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स एंड म्यूकोसाइट constitute digestive juice, and that digestive juice of small intestine is known as the succus entericus। उसको बच्चों अपन वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है स्पेशली हम उसको इंटेस्टिनल जूस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इंटेस्टिनल जूस, या अपन इसको क्या बोलेंगे, सकस एंटेरिकस, सकस इंटेरिकस है ना, ये अपन इसको इंटेस्टिनल जूस के नाम से जानते हैं, दैट प्लेइंग क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों याद हो गया, यानी सिलेटेड एपिथेलियम भी हमने पढ़ लिया, सिलेटेड के दोनों टाइप भी पढ़ लिए, सिलेटेड कोवॉइडल और सिलेटेड कॉलमनार, उसके एग्जांपल्स, उसके फंक्शन, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन शुरू करने जा रहे हैं बेटा नॉन सिलेटेड कॉलमनार। मैंने अभी आपको बता दिया इसको नॉन सिलेटेड कॉलमनार, अगर सीलिया नहीं है
अगर सीलिया नहीं है तो माइक्रोविलाई होंगे। चीज वही आ गई यहाँ पर, उसी चीज को द्वारा बताया हुआ है ना। विदाउट सीलिया यहाँ पे है, लेकिन वहां पे फिर क्या होगा, विदाउट सीलिया तो नॉन सीलेटेड कॉलमनार बोल दीजिएगा। अगर वहां पे ये आ गया प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाई अगर आ जाती है वहां पर, तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार बोलेंगे अब उसको, सीलेटेड की जगह पे ब्रश बॉर्डर। देखो ये वाली माइक्रोविलाई यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है बेटा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको ये डायग्राम बनवाऊंगा जब अपन जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब, है ना। और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ नॉन सिलेटेड कॉलमनार। नॉन सिलेटेड का मतलब ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, सीलिया नहीं है बट माइक्रोविलाई है यहाँ पे। क्लियर। चलिए बच्चों, अब अपन पहुंच गए यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, अब देखो यहाँ पे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि जो एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन होता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन एज वेल एज प्रोटेक्शन एंड filtration also. These are the functions which are accomplished by the epithelial tissue within the body. Is that clear? Now we talk about the simple glandular epithelium. All types of glands present in the body of complex animals, these are formed by the epithelial tissue and that immensely involve in the process of secretion only. That immensely, or we can say that tremendously participate in the secretion of chemical substances. It secrete hormones and it secrete certain enzymes also. So enzymes as well as hormonal secretion from the human body depending upon the glandular epithelial tissue. ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी जो ग्लैंड्स होती हैं, चाहे हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, चाहे हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, चाहे हम बात करें मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो बच्चों ऑल टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी, चाहे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो, चाहे वो एंडोक्राइन में पिट्यूटरी, थायराइड, ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसी को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। सिंगल सेल के फॉर्म में भी हो सकती हैं, सिंगल टिश्यू के फॉर्म में भी हो सकती हैं, और एक ऑर्गन के फॉर्म में भी हो सकती हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखिए अपन इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द सेल्स ऑफ एपिथेलियम गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी एपिथेलियल सेल्स की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो केवल स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, इसके अलावा इनका कोई फंक्शन नहीं होता, यानी दे ओनली पार्टिसिपेट in the process of secretion of substances, right? चाहे वो एंजाइम्स हो सकते हैं, चाहे वो हार्मोन्स हो सकते हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं वो है कौन सी भाई, है तो सिंपल एपिथेलियल के अंदर बच्चों दो ही प्रकार की सेल्स होती हैं, दो से ज्यादा सेल्स होती नहीं है ना। चाहे तो या तो क्यूबोइडल सेल्स होंगी, चाहे वो कॉलमनार सेल्स होंगी, एंड दीज बोथ सेल्स फॉर्मिंग द एपिथेलियम एंड दैट इन्वॉल्व इन secretion of substances, hence it is called glandular epithelium. Is that clear? Okay, look at this. The glands are formed from the glandular epithelium. Glands may be made up of cell, tissue and organ, जैसे मैंने भी आपको बताया। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये कैपेबल होती हैं सिंथेसाइजिंग द सब्सटेंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, पसीना जो आता है, एंड ऑयली सब्सटेंस, सेबेशियस ग्लैंड जिनको बोला जाता है। तो यानी ये जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, ये कई सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है, बायोकैटलिस्ट को भी, एंजाइम्स होते हैं, आप जानते हो अच्छी तरीके से, बहुत सारे एंजाइम्स के नाम जानते होंगे आप लोग, है ना, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम दैट पार्टिसिपेट इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट, बट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एंजाइम्स होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो आगे प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रही हैं, आगे यानी रिएक्शंस तो चल रही हैं, बट इन रिएक्शंस को स्पीड अप कराने के लिए एक एक्सीलरेटर की तरह हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करती हैं, दैट आर कॉल्ड एंजाइम्स और दीज आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, है ना।
वी विल डिस्कस इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, है ना, इनको अपन बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स क्या होती हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल एक्सीलरेटर या बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, या जिनको बोलेंगे हम बायोलॉजिकल एनहांसर या बायोकैटलिस्ट या एंजाइम्स, जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं ना। तो बच्चों एंजाइम्स का जो सिक्रीशन हुआ वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम से। हार्मोन्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ हार्मोन्स, सब जितने हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम ऑफ ओवरी, है ना, दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। एक आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, इंसुलिन हार्मोन, एंड आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है विच इज सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इन द पैनक्रियास, है ना, and it directly put into the blood circulation and controls the glucose level in the blood and preventing from the diabetes। ये इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज नहीं होने देता, शुगर की बीमारी हमारे अंदर नहीं होने देता, ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा एक्सीलरेट ज्यादा नहीं होने देता, उसको ये कंट्रोल करता है, एक बैलेंस करता है ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को, ठीक है ना, यानी ग्लूकोज का कंट्रोलर माना जाता है ये। अगर इसकी कमी हो जाती है, पर्सन में सफर्ड विद पर्सन caused with the insulin deficiency, person having the insulin deficiency या improper insulin secretion that lead to the hyperglycemic condition और glucose level excess हो जाता है ब्लड में, and that disease is known as the diabetes mellitus। आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, है ना, उसको अपन डायबिटीज मिलिटस के नाम से जानते हैं। तो हार्मोन यानी हार्मोन्स हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, यानी कोई भी हमारे अंदर फंक्शन बिना काम के नहीं हो पा रहा। एंजाइम्स का भी हमारी बॉडी को जरूरत है, हार्मोन्स की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैंने भी आपको बता दिया, ग्रोथ हार्मोन आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, 10th में आपने पढ़ा होगा। ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज द सोमेटोट्रोफिक हार्मोन या सोमेटोट्रोफिन विच इज सिंथेसाइज्ड और सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट टेक पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, है ना, ग्रोथ को प्रमोट करता है, सोमेटिक ग्रोथ को। छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है ड्यू टू द सेल डिवीजन एज वेल एज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेल्स, है ना। तो उस चीज को प्रमोट करने वाला बेटा ग्रोथ हार्मोन होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो अंडर हाइट रह जाती है, कम रह जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म, बोना रह जाना, है ना, मिडगेट्स जिनको बोला जाता है, ड्वार्फ हो जाता है ना, जो बोने जिनकी हाइट कम रह जाती है। और अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस हाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, दैट कंडीशन इज द गिगेंटिज्म, एंड बोथ ड्वार्फिज्म एंड गिगेंटिज्म रिप्रेजेंट हार्मोनल डिसऑर्डर, एक तो कमी की वजह से, अनदर एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से। तो बच्चों हमारे अंदर हार्मोन्स भी जरूरी होते हैं। स्वेटिंग, कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो स्किन के थ्रू जो बाहर निकल रहे हैं, स्वेटिंग ये भी जरूरी है ना, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ये हेल्प कर रहा है। हीमोस्टैटिक बैलेंस के लिए जरूरी होता है, तभी बोलते हैं ना पसीना आना जरूरी होता है ना, जब एक्सरसाइज अपन करते हैं तो पसीना आता है, तो कुछ जो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स होते हैं वो इस स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। एंड ऑयल, ये माइक्रोब्स को बेटा ट्रैप करता है। ये ऑयली, जैसे स्किन ऑयली स्किन हो जाती है ना, ये ऑयली स्किन होना, जैसे मॉइस्चर आ जाता है, ये जरूरी होता है। अपन लोग जैसे एसी में बैठ जाते हैं, मॉइस्चर एकदम खिंच जाता है, एकदम ड्राइनेस सी आ जाती है, तो ये खराब होता है। यानी ऑयली, हमारी स्किन पे थोड़ा सा ऑयली स्किन होना जरूरी होता है, यानी सेबेसियस ग्लैंड का एक्टिवेट होना जरूरी है। कोई भी अगर माइक्रोब्स होते हैं वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। और मॉइस्चर अगर खींच गया, जैसे एयर कंडीशनर मॉइस्चर को खींच लेती है, अब क्या होगा, हमारे अंदर ड्राइनेस आती है, स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस ड्राइनेस आती है, जैसे जॉइंट पेन वगैरह लोगों को शुरू हो जाता है ना बेटा, ज्यादा एसी वेसी में बैठने की वजह से जॉइंट पेन हो जाता है, अर्थराइटिस वगैरह ये शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर खींच गया वहां से, ये होता है बेटा। तो इसलिए हमारे अंदर ऑयल्स का जो सिक्रीशन होता है, एक सेबेसियस सब्सटेंस होता है, म्यूकस सब्सटेंस लाइक सेबेसियस सब्सटेंस होता है, ये भी हमारे अंदर जरूरी होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी, राइट। तो बेटा इतने जो फंक्शन यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम के द्वारा होते हैं, एंटायर हार्मोनल सिक्रेशन एंड एंजाइम्स का सिक्रेशन हमारी ग्लैंड्स के द्वारा ही होता है। अगर मान लो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो क्या हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करता? नो, नहीं करता। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं दैट इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस लाइक गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, and that immense role in the breakdown of food substances। यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ही वो ग्लैंड बनी है ना, तो वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर? ओके। अब बेटा अपन पढ़ेंगे ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है
इसके फर्दर टाइप्स, फर्दर क्लासिफाइड। ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम होता है बच्चों यहाँ पे इट इज ऑफ टू टाइप। देखो यहाँ पे ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर, बेसिकली इसको दो तरह से बांटा गया है, आप तीन तरह से भी बोल सकते हैं। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। दे डायरेक्टली दे सीक्रेट देयर सब्सटेंस और हॉर्मोन्स विच डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है और ब्लड के द्वारा बेटा ये टारगेट साइड पे जाता है, वी आर अटैच्ड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उसको आगे स्टिमुलेट करता है। क्लियर? तो हमारे अंदर जितने हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बेटा डक्टलेस ग्लैंड से होता है। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं पाई जाती, याद रखिएगा, इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है विदाउट डक्ट, है ना। जैसे एग्जांपल आपने दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां पर जानते होंगे आप लोग, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, बच्चों थायराइड ग्लैंड, है ना। पेनिक्रियाटिक मिक्सोक्राइन में आ जाती है, आप पेनिक्रियाटिक को भी यहां पे कट कर दीजिएगा। एड्रीनल ग्लैंड नाम सुना होगा आपने, एड्रीनल ग्लैंड, जिनको हम डिटेल में अपन एंडोक्राइन सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ेंगे जहां पर हार्मोन्स की स्टडी की जाती है ना। तो बेटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो स्पेसिफिक अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, और डक्टलेस ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन माना जाता है दैट इज हार्मोन्स। जितने हमारे अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है बच्चों वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है, एंडोक्राइन पार्ट होना चाहिए ना। दूसरी हमारी ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन होती हैं, और बच्चों एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं हैविंग डक्ट, हैविंग डक्ट्स, इनके अंदर बच्चों डक्ट्स पाई जाती हैं, प्रॉपर्ली डक्ट्स वेल डेवलप होती है इनके अंदर डक्ट्स, है ना। और ये जो डक्ट्स होती है इनका जो सिक्रीशन होगा वो आप याद रखिएगा, यानी उनका जो सिक्रीशन था हार्मोन, और इनका सिक्रीशन होता है बेटा डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स। ठीक है ना। तो जितनी हमारी एक्सोक्राइन, जैसे हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती है, ये बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट मानी जाती हैं। तीसरी एक कैटेगरी और याद रखिएगा, मैं आपको थर्ड कैटेगरी और बता देता हूं, सी कैटेगरी में आप याद रखिए, मैं यहां पे बना देता हूं, यानी मिक्सोक्राइन। मिक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं ना। और मिक्सोक्राइन में आप एक एग्जांपल याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल पेनिक्रियास। तो बच्चों ये पेनिक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है, पेनिक्रियाज होती है, ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट मानी जाती है, जिसके अंदर एंडोक्राइन भी पार्ट होता है जिसको अपन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं, और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है जिसे अपन एक्टिनाइड टिश्यू के नाम से जानते हैं, है ना। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनिक्रियास इन्वॉल्व इन द हार्मोनल सिक्रीशन, जैसे कि इंसुलिन ग्लूकागोन का सिक्रीशन, है ना। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाता है, बोथ हार्मोन आर द एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, राइट। दूसरा जो पार्ट है इसका एक्टिनाइड टिश्यू, पेनक्रियास के अंदर जो एक्सोक्राइन पार्ट है हम उसको एक्टिनाई, ACINI याद रखिएगा, ACINI एक्टिनाइड टिश्यू के नाम से जानते हैं। एक्टिनार सेल्स होती हैं एंड दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, जिसको अपन पेनिक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं, दैट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो बच्चों ये यहाँ पे तीन प्रकार की ये ग्लैंड्स हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एज वेल एज द मिक्सोक्राइन। ठीक है बेटा, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही सारा पार्ट है यहाँ पर। पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली जो ब्लड स्ट्रीम में जो अपने सब्सटेंस को जो पोर करती हैं, है ना। डक्ट नहीं पाई जाती बच्चों इनके अंदर, इसलिए इनको अपन डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। ओवरी टेस्टिस में एंडोक्राइन पार्ट अपन लिखेंगे, कंप्लीट नहीं होती, इनमें एंडोक्राइन कुछ पार्ट होता है ना। एंडोक्राइन कुछ पार्ट होता है, कुछ सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, भाई हार्मोन का सिक्रेशन है तो हार्मोन तो एंडोक्राइन पार्ट से ही होगा, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे आ गई, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, अभी मैंने आपको बताया पेनिक्रियास का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जो पार्ट होता है, आइलेट्स लैंगरेंस ऑफ पेनक्रियास, बच्चों ये पार्ट याद रखेंगे ना। दूसरा पार्ट यहाँ पे एक्सोक्राइन हैविंग डक्ट, इनके अंदर प्रॉपर्ली डक्ट पाई जाती है। सिक्रेशन इज कैरिड बाय मींस ऑफ डक्ट, और ट्यूब के द्वारा आता है जहां पर एक्शन करना होता है,
जिस जगह पे उसकी जरूरत होती है उस जगह पे ये, जैसे मैं बात करूंगा पेनक्रियास, जैसे टीयर ग्लैंड हो गई ये है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इनमें डक्ट पाई जाती है। तीसरी जो मिक्सोक्राइन होती है, पेनक्रिया, जैसे आपने 10th क्लास में डायग्राम ये पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक आपने डायग्राम देखा होगा, डेडुनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। और बच्चों यहाँ पर जो अटैच होती है ना, यहाँ पे एक पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, वो इसी के साथ अटैच्ड होती है। इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच्ड होती है बेटा, है ना। अब इस पेनक्रियास के अंदर जो दो पार्ट जो होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। एंडोक्राइन पार्ट होता है, देखो ये हुए इसके एंडोक्राइन पार्ट, और बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे माना जाता है बच्चों, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है ना। एक्सोक्राइन जो पार्ट होगा इसका, वो कौन सा है, ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। तो एंडोक्राइन जो पार्ट है यहाँ पे, ये तो डायरेक्टली यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें डायरेक्टली पोर्ट हो जाता है, यानी ये तो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में चले गए, डिफ्यूज हो जाए, पहले यहाँ पे हुए डायरेक्टली यहाँ पे चले गए। और डाइजेस्टिव जूस होता है बेटा, वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं पेनिक्रियाटिक जूस। और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट जो लेक्चर है वो यानी फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये चीज डिस्कस की जाएंगी। क्लियर। ये अलग अलग मैं थोड़ा सा बताया, टीयर ग्लैंड, ये हमारी टीयर आंसू निकलते हैं जिनको अपन टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, है ना, याद रखिएगा। और सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा सिक्रेट करने वाली होती हैं, सलाइवरी एमाइलेज भी होता है इसके अंदर, टैलिन जिसको अपन बोलते हैं, सलाइवा सिक्रेट करने वाली सलाइवरी ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करने वाली हमारी स्टमक में पाई जाती है, जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, जो कि ये इंटेस्टिनल जूस को बेटा प्रोड्यूस करती हैं। ओके। तो बच्चों अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, आज का टाइम आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं अपना लेक्चर। एंड आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट याद हुए होंगे, आप इनको घर पे बेटा प्रॉपरली आप इनको रिवाइज करेंगे, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरी सिंसियरिटी के साथ रिवाइज करेंगे। देखो तभी अच्छा लगता है जब कोई बच्चा एकदम सिंसियरिटी के साथ पढ़ता है। इंटरटेनमेंट के साथ में हम पूरा इंटरटेनमेंट करेंगे, बिकॉज इंटरटेनमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, वो भी एक लाइफ का पार्ट माना जाता है। तो एंटरटेनमेंट के टाइम पे हम पूरी तरीके से एंटरटेन करेंगे, लेकिन जब अपन पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरे सीरियसली यानी कॉन्शियस होके अपन चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बेटा, है ना। क्योंकि तब तक हम कोई टास्क नहीं लेते ना बेटा, टास्क लिया करो, आप लोग टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिएगा, है ना। और जिन जिन लोगों ने टास्क लेके बेटा पढ़ाई की है, जिन जिन लोगों ने प्रॉपरली टाइम शेड्यूल मेंटेन करते पढ़ाई की है, उन उन बच्चों ने बेटा इतिहास रचा है। आज बड़ी बड़ी पोजीशन पे जो डॉक्टर बैठे हैं, है ना, अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हुए, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, आप लोग जानते हैं, उन्होंने हार्ड वर्किंग की है, उन्होंने डिवोटेड हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के पीछे, है ना, उन्होंने लगन के साथ एक पढ़ाई की है, वो एक डायरेक्शन की तरफ भागे हैं, कहीं बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हुए। अगर पढ़ने बैठ गए तो वो केवल पढ़ाई करेंगे प्रॉपरली, उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। एकदम खुश होके बेटा, है ना, आपको बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है ना, एकदम खुश होके आपको, मैं आपको एक बोलते हैं ना, एक इफ यू वेट फॉर हैप्पी मोमेंट इन द लाइफ यू विल वेट फॉर एवर, बट इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर हैप्पी यू विल बी हैप्पी फॉर एवर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए खुश होकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, एक तो ग्लैंड्स के थोड़े से डायग्राम अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उसको, यानी नेक्स्ट क्लास में अपन एपिथेलियल टिश्यू को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, और उसके बाद में अपन कनेक्टिव टिश्यू की शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, यानी 2016-17 की आईपीएम नीट वाले क्वेश्चंस के अंदर कंपाउंड एपिथेलियम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, वो क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना। तो बच्चों आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई स्टॉप हियर, कंटिन्यू आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।